नमस्कार दोस्तों। आज संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपन, और इसके जो संविधान का विकास कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपन संविधान पढ़ रहे हैं, ये संविधान की सभा कब हुई थी, उसके अनुच्छेद क्या है, उससे पहले उसका विकास कैसे होता है, इसके अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने बताया कि संविधान, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब सबसे पहला तो अपना रीजन ये रहता है कि इस भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। तो इसमें पहला जो अपन यहां से लेके आते हैं कि 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, अधिनियम। तो सबसे पहला तो अपने को पता है कि भाई 1909 का अधिनियम क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भाई क्या था ये, सबसे पहले अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि 1909 का अधिनियम था क्या। भाई 1909 से पहले अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी। कौन सी सरकार होती थी? अंग्रेजी सरकार होती थी। और सारे जो पद थे, जितने भी विभाग के अंदर प्रशासनिक हो, चाहे कोई सा भी पद हो, सारे के सारे पद अंग्रेजों के पास थे। तो अंग्रेजों के जैसे पास थे, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अंग्रेजों के पास सारे पद थे, भारतीयों के पास कुछ नहीं थे। तो 1906 में एक समिति बनी थी, 1906 में एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था सर ए एरुंडेल नामक समिति। एरुंडेल नामक समिति का गठन किया गया था। इसका यानी कि समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या रहा था? समिति का गठन करने का उद्देश्य ये रहा था कि शिक्षा और प्रशासन के अंदर, किसके अंदर भाई? शिक्षा और प्रशासन के अंदर, प्रशासन के अंदर क्या हो? भारतीयों की भागीदारी हो। किसकी हिस्सेदारी हो? भारतीयों की भागीदारी हो। वो कि ये जो समिति थी 1906 में, इस समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहा था भाई? कि सर एरुंडेल नामक समिति का उद्देश्य क्या रहा था? शिक्षा और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो। यह रिपोर्ट जो है ना, जो 1908 के अंदर, कब बात कर रहे थे अपन? 1908 में ब्रिटेन की संसद में पेश की जाती है। कहां पे की गई थी भाई? ब्रिटेन की संसद में पेश की जाती है। और 1909 के अंदर, 1909 में भारत सुधार अधिनियम के नाम से पारित होती है। किस नाम से होती है भाई? भारत सुधार अधिनियम के नाम से पारित होती है, भारत सुधार अधिनियम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1909 में हुआ था। और ये यानी कि अपन बात करें 1906 में सर एरुंडेल नामक समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था शिक्षा और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो। यह रिपोर्ट 1908 में ब्रिटेन की संसद में पेश की गई थी और 1909 में भारत सुधार अधिनियम के नाम से पारित हुई थी, जिसमें हमने बताया कि भारत सुधार अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मार्ले मिंटो अधिनियम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्ले मिंटो अधिनियम किसे कहते हैं? तो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। तो ये 1909 का अधिनियम जो था ना, पहली चीज तो ये होती है कि बीए 5 सेमेस्टर के अंदर, बीए के अंदर इतिहास के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। और जो कंपटीशन के जो एग्जाम है, जो भारतीय जो जो एग्जाम होंगे आपके, भारत के हो चाहे राजस्थान के हो चाहे कहीं के भी हो, उसमें पूरा संविधान के 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, हम यहाँ पे आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप कितना जिज्ञासा रखते हैं पढ़ने की, और एक एक इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी सारे हम आपको करवाएंगे। यहाँ पे एक एक अलाउ करवाएंगे आपको सारी चीज, कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, अच्छे से अच्छा दे सके। और पहली चीज तो ये होती है कि आप बार बार उनको पढ़ोगे, देखोगे, किताब के अंदर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी जीवन के अंदर ऐसा नहीं हो कि भाई किसी की याद जल्दी होता है, किसी की कम होता है। पर ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाए और आप उसको एक बार देखें, उसको आप किस प्रकार से क्या पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, कुशल आपकी आंखें होनी चाहिए, आप उसको कितने अंदर तक यानी कि उसको देख पा रहे हो, उस टॉपिक को कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो। आपकी तीक्ष्ण उसके अंदर क्या होनी चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी भाई तीक्ष्ण आंखें? वो होगी बार बार देखने से आंखें होंगी।
तो सबसे पहले हमने बताया कि 1909 का अधिनियम 1906 में सर एरुंडेल नामक समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था शिक्षा और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो। यह रिपोर्ट 1908 में ब्रिटेन की संसद में पेश की गई थी और 1909 में भारत सुधार अधिनियम के नाम से पारित हुई थी, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले उस समय भारत के कौन थे भाई? सचिव थे। भारत सचिव उस समय कौन थे भाई? भारत सचिव मार्ले थे। और मिंटो कौन थे उस समय? गवर्नर थे। कौन थे भाई? गवर्नर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1909 के अधिनियम में भारत के गवर्नर कौन थे, तो आप बता दो मिंटो। और मार्ले कौन थे? भारत के उस समय सचिव थे 1909 के अधिनियम के तहत। अब हमने बात कर रहे थे इसके अंदर कि 1909 का जो भारत सुधार अधिनियम जो पारित हुआ था, इसमें सुधार क्या क्या हुए थे? तो इसमें हम सुधार की बात करेंगे ना, तो सबसे पहली बात आती है कि इसके सुधार क्या क्या हुए थे। तो इसके सुधारों की हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसमें सुधार क्या क्या हुए थे, तो वो एक एक करके अपन उसको देखते हैं। चलो इसके सुधार, इसके एक एक टॉपिक को आप लिखते हुए भी साथ साथ चलें तो अच्छा रहेगा, और अगर आप देख करके एक दो बार देखोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला मैंने बताया कि सुधार क्या क्या हुए थे। सुधार, तो सुधार में सबसे पहली बात आती है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, परिषद, तो इस परिषद के अंदर क्या हुआ कि प्रथम भारतीय यानी सच्चिदानंद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ध्यान देना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था भाई। क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे, तो आप बता सकते हो कलकत्ता के थे। इनका जो पेशा जो था ना, इनका जो पेशा था कलकत्ता के थे, कलकत्ता। तो कलकत्ता इनका पेशा वकील थे। वकील, अच्छे वकीलों में आते थे। क्या आते थे? अच्छे वकीलों में थे। तो सबसे ऊंचे पद पर, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेजी काल के अंदर सबसे ऊंचे पद पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो उसका नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कलकत्ता के रहने वाले थे। और पेशे से क्या थे भाई? ये वकील थे। तो और इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई कि ये जो पेशे से वकील थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो सबसे पहला इसमें सुधार ये होता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। और दूसरा सुधार क्या हुआ था इसमें? जो राज्य कर देते थे, कर देने वाले राज्यों को मत देने का अधिकार दिया गया था। राज्यों को मत देने का अधिकार दिया गया था। मत देने का अधिकार दिया गया था। मत देने का अधिकार दिया गया। तो जो राज्य सरकार को टैक्स देते थे, उनको क्या दिया गया? मत देने का अधिकार दिया गया। मत का मतलब अपन बात करते हैं कि उनको, मत का मतलब होता है, यानी कि मत का सीधी सी बात ये आती है कि मत एक तो होता है वोटिंग, एक होता है कहने का, सुझाव देने का, अपनी राय देने का। राज्यों को मत दिया गया। राज्यों को मत दिया गया, जो कर देते हैं वो राज्य को सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसा यानी कि 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। तीसरा अपन बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ होता है। निर्वाचन प्रणाली का आरंभ होता है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, तो 1909 के अधिनियम के तहत। ये वेरी मोस्टली अधिकतर क्वेश्चनों में यही मिलेगा आपको, संवैधानिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो सबसे पहले संप्रदाय, यानी सिक्कों को वोट देंगे, हिंदुओं को वोट देंगे, मुसलमानों को वोट देंगे, और सिक्कों को, जैनों को, बौद्धों को। तो जो भी संप्रदाय के आधार पर जो चुनाव हुए थे पहली बार, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ था भाई? 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था। इसीलिए एक व्यक्ति था जेएल नेहरू ने इसके बारे में कहा था। जेएल नेहरू ने कहा था कि 1909 के अधिनियम ने एक दिन में क्या बना दिया? पाकिस्तान बना दिया। अगर 1909 के संप्रदाय के आधार पर चुनाव नहीं होते ना, तो क्या होता कि 1909 के अधिनियम के तहत, यानी कि
ये चुनाव नहीं होते तो लोगों को पता नहीं होता कि हमारी जनसंख्या कितनी है। हिंदुओं को पता लग गया है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, और मुसलमानों को भी पता लग गया है कि हमारी जनसंख्या कितनी है। तो इसी आधार के ऊपर, संप्रदाय के आधार पर ये चुनाव हुए थे। तो इसीलिए जेएल नेहरू ने कहा था कि 1909 के अधिनियम ने एक दिन में पाकिस्तान बना दिया। क्या बना दिया? पाकिस्तान। किसने? 1909 के अधिनियम ने। चौथा ये था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, अब प्रांतीय विधान परिषद की जब बात करेंगे ना, तो प्रांतीय विधान परिषद में 5-5 सदस्य, कितने सदस्य? 5-5 सदस्य मुस्लिम वर्ग के शामिल किए गए। भाई कितने सदस्य? 5-5 सदस्य किसके शामिल किए गए? मुस्लिम वर्ग के शामिल किए गए। और पांचवी जब बात आती है ना केंद्रीय विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडलों की जब बात करेंगे ना, केंद्रीय विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडलों में सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। भाई सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। तो ध्यान देना है, वृद्धि की गई। तो वृद्धि कितनी की गई? 16 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। आज तक इतनी बड़ी जो जनसंख्या की जो वृद्धि है ना, जो इसके अंदर जो सदस्य संख्या में इतनी वृद्धि जो केंद्र में हुई है, आज तक नहीं हुई है। केंद्रीय विधानमंडलों के अंदर इतनी भयंकर वृद्धि कर दी गई, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। तो सबसे पहली बार तो ये क्वेश्चन होता है। और इन्हें विशेष दर्जा दिया गया था। जो ये मंत्री थे ना, इनको विशेष दर्जा दिया गया था, जो वर्तमान में हमारे मंत्रियों के पास है। ये विशेष दर्जा क्या था कि इनके ऊपर डायरेक्ट कानून काम नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने कोई अपराध कर दिया या कुछ ऐसा अनैतिक कार्य कर दिया, तो डायरेक्ट इनको पुलिस हथकड़ी डाल के नहीं ले जा सकती। पहले इनको पद से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद में आपका भारतीय संविधान इस पे कार्य करेगा। तो तीसरा हमने ये बताया कि केंद्रीय विधानमंडलों में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, 16 से बढ़ा के 60 की गई, और मंत्रियों को विशेष दर्जा दिया गया। मंत्रियों को क्या दिया गया भाई? विशेष दर्जा दिया गया। तो ध्यान देना, विशेष दर्जा कब मिला था भाई? तो आपको पता होगा कि 1909 के अधिनियम के तहत दिया था। इसके बाद की जब बात करते हैं कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो 1909 के अधिनियम के तहत हुए थे। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको रिपीट करता आगे बताऊंगा इसके बारे में। एक एक टॉपिक को अपन आगे रिपीट करते हुए बताएंगे कि इसमें सबसे पहले बताया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। इसमें सुधार जो हुए थे ना कि 1909 के अधिनियम में सुधार क्या क्या थे, तो हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, जो कलकत्ता के बड़े वकीलों में एक थे। दूसरा, कर देने वाले राज्यों को मत देने का अधिकार दिया गया, सुझाव देने का अधिकार दिया गया। तीसरा मैंने बताया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। तो मैंने बताया कि वेरी मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब होता है? तो 1909 के अधिनियम के तहत होता है। तो देखिएगा, प्रांतीय विधान परिषदों में 5-5 सदस्य मुस्लिम वर्ग के शामिल किए गए थे। कितने सदस्य? 5-5 सदस्य मुस्लिम वर्ग के। प्रत्येक जो विधानमंडल है प्रांतीय है, उसमें 5-5 सदस्य रहेंगे। केंद्रीय विधानमंडलों में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई, और मंत्रियों को विशेष दर्जा दिया गया। इसके बाद में मैं बताता हूं कि इसके अंदर कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। भारत में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1909 के अधिनियम के तहत हुए थे। इसके बाद की जब चर्चा करते हैं अपन, तो सबसे पहले तो ये आता है कि इसके बाद में एक मैं छोटा सा इतिहास का टॉपिक भी साथ लेके चलता हूं कि आपके ज्यादा से ज्यादा याद हो। इसको वैसे के वैसे याद करना है। इसके बाद की जब बात करेंगे ना, तो आरसी मजूमदार, इसका जो पूरा नाम है ना, वो आता है रमेश चंद्र मजूमदार। आरसी मजूमदार के अनुसार 1909 के अधिनियम को क्या बताया था भाई? इसने चंद्रमा की चांदनी बताया था। चंद्रमा की चांदनी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंद्रमा की चांदनी 1909 के अधिनियम को किसने बताया था? आरसी मजूमदार ने। और मिंटो ने मार्ले को खत लिखा। किसने लिखा भाई? मिंटो ने मार्ले को खत लिखा। मिंटो कौन था? भारत का गवर्नर था। कौन था भाई? गवर्नर।
गवर्नर ने सचिव को पत्र लिखा, यानी कि सचिव, यानी कि अपन बात करते हैं मिंटो ने मार्ले को खत लिखा और खत में लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं जिसके जिसके भीषण परिणाम होंगे, भीषण परिणाम होंगे। ये जो लाइन जो है ना, भीषण परिणाम होंगे, तो हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसने पत्र लिखा था, मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसके क्या होंगे, भीषण गलत परिणाम होंगे। क्योंकि उस समय से स्थिति ऐसी थी कि संप्रदाय के आधार पर लोगों को पता लग जाएगा कि हमारी सदस्य संख्या कितनी है। तो जैसे पता लगेगा तो लोग यानी कि धीरे धीरे अपनी कास्ट का ज्यादा विकास कर पाएंगे और हमें भारत से विदा करने में यानी कि इनके जो गलत परिणाम होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मिंटो ने मार्ले को खत लिखा और खत में लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसके क्या होंगे, भीषण परिणाम होंगे। तो सबसे मैं पहले एक ये बात बताना चाहता हूं कि जो भी आप किसी भी मैटर को आप यानी पढ़ा हुआ है आपने, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दें कि हाँ यहाँ पे आपको त्रुटि लगती है या गुरुजी इसके बारे में थोड़ा सा और विशेष बताएं। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपको बताएंगे इसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो ये वीडियो था इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल का आइकन, लाइक जो भी है वो सारे ऑप्शन आप चालू करें, क्योंकि आपके एक एक टॉपिक के अंदर यानी कि आपका भविष्य, इसके अंदर हम एक एक टॉपिक को बता सकते हैं आपको। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप ज्यादा शेयर नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा भी तो ये पढ़ाने का जो उत्साह खत्म हो जाएगा। तो उसी उत्साह के साथ हम आपको पढ़ाएं, एक एक टॉपिक को हम साथ समझाएं, ऑब्जेक्टिव कराएं, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाएं, आपको हर चीज की यानी कि आपको जानकारी बताएं कि भाई कि आप कौन सा फॉर्म निकला जा रहा है, कौन सी लास्ट डेट बताई जा रही है, कौन से एग्जाम की क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। एक तो ये होता है कि याद नहीं होता, ये आपका कोई मैटर नहीं होता, याद नहीं होता। पहली चीज तो मैं ये आपको कंडीशन कर देता हूँ, याद किसी को नहीं होता, कोई चीज याद नहीं होती, पर हम बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 100% याद होगी। प्रैक्टिस, रोज अभ्यास, यानी कि आज आप 5 मैंने पढ़ाया जो टॉपिक उसको आप 5 मिनट जाके देखिए, 10 मिनट जाके देखिए, उसको रोज 10 मिनट जाके देखोगे ना उस टॉपिक को, तो आपके एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पूरा वो टॉपिक याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकते हो आप। बार बार प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि आप एक क्रमबद्ध रूप से क्लास लें। कभी मैं ऑनलाइन भी क्लास लेता हूँ, मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ। यानी कि ऑनलाइन तो क्लास मेरी रहती है कि 3 बजे से 4 बजे तक और 4 बजे से 5 बजे तक ऑफलाइन क्लास रहती है। तो यानी कि आप बता सकते हो कि गुरुजी आप ऑनलाइन कब पढ़ाओगे या ऑफलाइन कब पढ़ाओगे, तो उसी आधार के ऊपर मैं भारतीय इतिहास और भारतीय पूर्ण संविधान पढ़ाता हूँ और आपको एक एक टॉपिक इसके अंदर बताएंगे, कितने अनुच्छेद हैं, क्या है, कैसे याद करने हैं, कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप हम यहाँ पे पढ़ा करके ये चाहते हैं कि आप किताब पढ़ना सीखें, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप टॉपिक पढ़ें। इस समय जो है ना आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा तक लेके जाएगा आपको धीरे धीरे। आप जितनी ज्यादा संघर्ष करोगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे, आप बहुत सफल व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इतना मेरा कहना था। तो मैंने ये बताया कि 1909 का अधिनियम यहाँ पे विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद में अलग टॉपिक अपन चलाते हैं। अलग टॉपिक का मतलब ये था कि मैं सन डेट की बात करता हूँ, एक एक डेट की अपन चर्चा करते हुए आगे चलेंगे और बार बार उन डेटों को आप देखते रहना कि 1910 में क्या हुआ था, 1911 में, 12 में क्या क्या हुआ था, उसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि एक डेट आती है 1911। 1911 वेरी मोस्टली डेट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसे पढ़ा क्यों जा रहा है, पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा। अरे प्रश्न तो ये अपन ने 1911 के बारे में चर्चा की ना, तो 1911 में महत्वपूर्ण बात ये आती है कि 1911 में यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग्स थे, लॉर्ड हार्डिंग्स। तो हार्डिंग्स थे ना, लॉर्ड हार्डिंग्स के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। कौन सा दिल्ली दरबार लगाया गया था? तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार यानी कि तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1911 के अंदर लगाया था। उस समय भारत के यानी कि भारत के वायसराय को यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे?
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स थे। तीसरे दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया था? तो ये इसलिए लगाया गया था कि ब्रिटेन के सम्राट, उनका नाम क्या था भाई? जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जी भारत आते हैं, भारत आते हैं, आने की स्मृति के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया था। भारत में जॉर्ज पंचम जी आते हैं, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था ना, वो ये किया था कि यानी कि सबसे पहला इनका जो कार्य रहा था, जॉर्ज पंचम जी ब्रिटेन से भारत आते हैं और आने के बाद में इनका महत्वपूर्ण जो कार्य रहा था वो रहा था कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाल विभाजन विभाजन रद्द। अब ये याद रखना, बंगाल विभाजन रद्द की जब बात करेंगे ना अपन, कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, किसने किया था, तो ये 1905 के अंदर, 1905 के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था कर्जन। कर्जन कौन था? भारत के वायसराय थे। इन्होंने क्या किया कि बंगाल के अंदर जो मुसलमान और हिंदुओं का जो दायरा था, वो क्षेत्र था, उनको अलग करने के लिए इन्होंने सहमति व्यक्त की थी, जिसका भारत में विरोध किया जा रहा था, जगह जगह पर विरोध हो रहा था। अब ये विरोध ज्यादा लंबा न खींच सके, इसीलिए बंगाल के अंदर बंगाल विभाजन जो था इसको रद्द करना पड़ा। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। और कब किया गया था? 1911 में किया गया था। इसके बाद में दूसरा था कि राजधानी परिवर्तन की गई। महत्वपूर्ण बात हम बात कर रहे हैं, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, अब राजधानी परिवर्तन की जब बात करेंगे ना, तो 1911 से पहले हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कौन सी होती थी भाई? कलकत्ता। अब दो, यानी कि अपन बात करते हैं कि यानी कि 1911 के अंदर राजधानी कौन सी थी, तो 1911 के अंदर कलकत्ता थी, परंतु इसने घोषणा की, किसने? जॉर्ज पंचम ने घोषणा की। अब दिल्ली से राजधानी कौन सी बनाई, यानी कलकत्ता से कौन सी बना दी भाई? दिल्ली को राजधानी बना दी गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दिल्ली को राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी भाई? 1911 के अंदर घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। अब 1912 वैसे, यानी कि बनी तो ये 1912 में थी, याद रखना है। 1912 के अंदर क्या बनी थी? हमारी राजधानी दिल्ली बनी थी। 1911 में घोषणा हुई थी सिर्फ। और 1911 की एक डेट महत्वपूर्ण इसलिए भी आती है, 1911 में एक डेट वेरी मोस्टली इसलिए भी आती है कि 1911 के अंदर ये हुआ था कि 1911 के अंदर कांग्रेस का एक लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किसका हुआ था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। तो ध्यान देना है कि 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो करने वाले व्यक्ति थे, अध्यक्षता 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 जो करने वाले व्यक्ति थे, उसका जो नाम आता है ना, वो नारायण विशन दत्त आता है। क्या आता है? नारायण विशन विशन दत्त। नारायण विशन दत्त, इसने क्या की थी कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें मोस्टली क्या था भाई? अध्यक्षता भी नारायण विशन दत्त ने। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1911 में हुआ। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो इसके अंदर पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, यानी कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था भाई? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता के अंदर गाया गया था। उस अध्यक्षता किसने की थी भाई? उसकी अध्यक्षता की थी नारायण विशन दत्त के द्वारा। अब राष्ट्रगान जो लेखक, तो आपको मालूम होगा भाई राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की भाई? इसकी अध्यक्षता, यानी कि राष्ट्रगान का लेखक था। इसकी धुन जो तैयार की थी वो किसके द्वारा? राम सिंह ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह ठाकुर के द्वारा राष्ट्रगान की धुन तैयार की गई थी। अब राष्ट्रगान, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। भारत का नोबेल पुरस्कार पुरस्कार भारत का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर किसको दिया गया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इनकी एक बुक थी, एक किताब थी, एक ग्रंथ था, उसका नाम था गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि। तो सबसे पहली बात आती है कि गीतांजलि नामक पुस्तक किसकी है भाई? यानी नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इनकी पुस्तक का जो नाम आता है ना, इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की
रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या था भाई? गीतांजलि। गीतांजलि। इनको जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो 1913 में। कब दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार देखिएगा, पहला नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। अब देखिएगा, अपन ने सारी इसके बारे में चर्चा की। कांग्रेस की जो अधिवेशन 1911 के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर नारायण विशन दत्त की ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये किया गया था, अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि पहली बार भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया था राष्ट्रगान को। तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, इसके धुन राम सिंह ठाकुर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। अब इसके बाद की जब बात करते हैं कि 1912 की जब बात आएगी तो 1912 में क्या हुआ था भाई? 1912 के अंदर राजधानी बनी थी, अभी बताया था मैंने। 1912 में क्या बनी थी? राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली। 1913 में कोई वारदात नहीं। 1914, 1915 की वेरी मोस्टली डेट आती है 1915। 1915 की जब अपन एक एक चर्चा कर रहे हैं, 1915 में भाई कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है तो इसमें यह आता है कि 9 जनवरी 1950 की 1915 की बात कर रहे थे। 9 जनवरी 1915 की बात कर रहे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत के एक महापुरुष व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था भाई? महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत में आगमन होता है। दक्षिण अफ्रीका से यानी कि भारत में क्या आते हैं? महात्मा गांधी जी आते हैं दक्षिणी अफ्रीका से भारत में। कब आए थे भाई? 9 जनवरी 1915। क्योंकि ये भारत के महापुरुषों में एक माने जाते हैं, बड़े यानी कि उच्च लेवल के नेता थे उस समय के। तो भारत में जब आए तो आने, ये 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, तो आने के बाद में इनके आगमन की स्मृति में, किसकी स्मृति में? इनके आगमन की स्मृति के अंदर जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रवासी दिवस का आरंभ किया जाता है। कौन से दिवस का आरंभ किया जाता है? प्रवासी दिवस का आरंभ किया जाता है। प्रवासी दिवस यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब से आरंभ किया था भाई? प्रवासी दिवस कब से आरंभ किया गया था तो 2003 से आरंभ किया गया था भाई। कब से आरंभ किया गया था? 2003 से। और पहला जो प्रवासी दिवस जो मनाया गया था ना, वो कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था। यानी नई दिल्ली के अंदर पहला प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो पहली चीज तो आपको मैं बताता हूँ कि 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आते हैं। आगमन की स्मृति के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रवासी दिवस का आरंभ किया जाता है। आजकल जो एग्जाम जो आ रहे हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, 2024 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, या 2017 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, राजस्थान में पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया था। तो ये आपसे एक एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। जब तक आपकी पूरी अच्छी तरह यानी कि आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी ना, जब तक आप इसमें उत्तर सही नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज होती है कि 2003 में नई दिल्ली में मनाया गया था, 2004 में नई दिल्ली में मनाया गया था, 2004 में भी कहां मनाया गया था? नई दिल्ली के अंदर। 2005 में कहां मनाया गया था भाई? मुंबई में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? मुंबई के अंदर मनाया गया था। 2006 में कहां मनाया गया तो ये हैदराबाद में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? हैदराबाद के अंदर मनाया गया था। 2007 की जब बात करेंगे ना, 2007 में कहां मनाया गया था तो नई दिल्ली में मनाया गया था। 2008 की जब बात करेंगे, 2008 में कहां प्रवासी दिवस मनाया गया था तो नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। 2009 की जब बात करेंगे ना कि 2009 में प्रवासी दिवस कहां मनाया गया था तो चेन्नई में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? चेन्नई में। अब 2010 की बात करेंगे तो नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? नई दिल्ली। 2011 की जब बात करेंगे तो 2011 में कहां मनाया गया था? नई दिल्ली के अंदर। अब इंपॉर्टेंट आता है
अब क्या आता है इंपॉर्टेंट, 2012 की जब बात करेंगे, 2012 में जयपुर में मनाया गया था, याद रखना है जयपुर। जयपुर महत्वपूर्ण, ये राजस्थान में, यानी राजस्थान में पहली बार कहां और कब मनाया गया था प्रवासी दिवस, 2012 में मनाया गया था, जयपुर में मनाया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, 2012 में, और कहां मनाया गया था, तो जयपुर में मनाया गया था। इसके बाद में 2013 की बात करेंगे, कहां की बात कर रहे हैं, 2013। 2013 में नई दिल्ली में मनाया गया था, कहां पे मनाया गया था, नई दिल्ली। 2014 की बात करेंगे ना, 2014 में भी कहां मनाया गया, नई दिल्ली के अंदर। 2015 में जब बात करेंगे, 2015 के अंदर मनाया गया था भाई कहां पे, अहमदाबाद में। कहां पे मनाया गया था, अहमदाबाद। अहमदाबाद में जब घोषणा की गई थी, अहमदाबाद 2015 के अंदर, 2015 के अंदर अहमदाबाद में प्रवासी दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था, प्रवासी दिवस 2015 में, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चालू की जाती है प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य के अंदर, नमामि योजना। और नमामि योजना किससे संबंधित है भाई, नमामि योजना गंगा सफाई से संबंधित है। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक घोषणा की थी कि प्रत्येक 2 साल में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, प्रत्येक 2 साल के अंदर क्या मनाया जाएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद की जब बात करते हैं ना, 2015 में अहमदाबाद में, अब अहमदाबाद में घोषणा किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कितने वर्ष में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, 2 वर्ष में मनाया जाएगा। तो 2017 की जब बात करेंगे मित्रों, कितने की बात कर रहे हैं, 2017। 2017 में प्रवासी दिवस कहां पे मनाया गया था, बेंगलुरु में। कहां पे मनाया गया था, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मनाया गया था, याद रखना है। 2019 के अंदर कहां मनाया गया था भाई, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, 2019 में प्रवासी दिवस कहां मनाया गया था, तो वाराणसी में। कहां पे, वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर कब मनाया गया था भाई, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, वाराणसी में 2019 में मनाया गया था। 2021 में कहां मनाया गया था, तो ये कोरोना की वजह से लैक्स हो गया था, नहीं मनाया गया। इसमें क्वेश्चन ये आएगा, नहीं मनाया गया, नहीं मनाया गया। इसका कारण ये था कि 2021 में कोरोना की वजह से इसको लैक्स कर दिया गया, नहीं मनाया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, 2023 के अंदर कहां मनाया गया था, 2023 में कहां मनाया गया था, तो ये कहां मनाया गया था, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में कहां पे, इंदौर में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था, इंदौर में मनाया गया था। और अब इंदौर यानी एमपी में पड़ता है भाई। एमपी में कब मनाया गया था भाई, 2023 के अंदर मनाया गया था, इंदौर के अंदर। अब 2025 की जब बात करेंगे ना, 2025 में कहां मनाया गया था, तो 2025 के अंदर भुवनेश्वर के अंदर मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था, भुवनेश्वर के अंदर मनाया गया था। और भुवनेश्वर कहां पे है भाई, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कौन सा, कहां पे पड़ता है, उड़ीसा में। तो वेरी मोस्टली अपन एक एक टॉपिक के बारे में अपन जानकारी लेंगे, कहां कहां पे कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा नहीं मनाया जाता। अब अपन एक एक टॉपिक को अपन आगे चलते हुए, 1915 को 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। आने की स्मृति के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रवासी दिवस का आरंभ किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रवासी दिवस पहला कब मनाया गया था, 2003 में। कहां मनाया गया था, दिल्ली के अंदर। 2025 में कहां मनाया गया था, भुवनेश्वर में। राजस्थान में कब मनाया गया था, तो राजस्थान में आप बता सकते हो, जयपुर में 2012 में मनाया गया था प्रवासी दिवस। तो इसमें वेरी मोस्टली अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या निकालना है, इनको बार बार इनको प्रैक्टिस करनी है। तो इनको अपन देखते हुए आगे चलते हैं। तो आगे अपना एक टॉपिक आता है, इसके बाद में डेट आती है 1916। 1916 1916 इस डेट की अपन चर्चा करते हुए, 1916 पे पढ़ना क्यों है, रीजन क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये वेरी मोस्टली 1916 बताया, 1915 बताया था। तो 1915 में प्रवासी दिवस हम मनाते हैं उसके अंदर। अब 1916 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस कांग्रेस का अधिवेशन, और ये अधिवेशन हुआ था भाई कहाँ पे, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ। लखनऊ को पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। और राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहते हैं, टोंक को कहते हैं। कौन से जिले को कहते हैं, टोंक जिले को। तो ये 1916 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कहां पे पड़ता है भाई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लखनऊ के अंदर होता है। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी जो अध्यक्षता जो करने वाले व्यक्ति थे, अध्यक्ष, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अध्यक्ष 1916 के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था,
तो उसका नाम आता है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, चरण मजूमदार, मजूमदार। तो ध्यान देना, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है कांग्रेस के अधिवेशन की। 1916 के अंदर लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण क्या था गुरुजी, भाई सारे अधिवेशन होते हैं हम बता रहे हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण था 1916 के अंदर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें भाई अधिवेशन के अंदर महत्वपूर्ण ये बात थी कि इसमें गर्म दल और नरम दल दोनों क्या हो गए, एक हो गए, गर्म प्लस नरम। जो गर्म दल के नेता आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नेता थे, लालपाल बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे, गर्म दल के नेता। और एक अरविंद घोष भी गर्म दल के ही नेता थे। चार नेता इंपोर्टेंट आता है कि गर्म दल के नेता कौन कौन से हैं, लालपाल बाल प्लस अरविंद घोष। और नरम दल के नेता, इन दोनों में क्या हुआ कि दोनों क्या हो गए, एक हो गए, गरम प्लस नरम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। किसके तहत, 1916 की, यानी सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में विभाजन हो गया था। अब ये दोनों आकर के क्या हो जाते हैं, 1916 के अंदर दोनों एक हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के मतभेद समाप्त हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद समाप्त हो जाते हैं और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, एक हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद कब समाप्त हुए, 1916 के अंदर। कहां पे समाप्त हुए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें वेरी मोस्टली बात ये आती है कि इस अधिवेशन के अंदर, इस अधिवेशन के अंदर, इसके अंदर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन के अंदर एक नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो नारा था ये किसका था, ये नारा किसका था और ये कहां पे दिया गया था और कब दिया गया था। क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकता है। ये आपकी स्मृति चेक करता है कितना याद है, कितना पढ़ते सब है, स्मृति सब में समान होती है, पर वहां पे आपकी स्मृति कितनी काम कर रही है वो इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला कि आपको पढ़ना है, याद नहीं करना। कभी याद करने की कोशिश भी मत करना, कभी कभी ये सोचो कि मेरे आज याद नहीं हो रहा, याद हो भी जाएगा, बड़ी बात नहीं है, परंतु कल भूल जाओगे। मैं कहता हूं कि बार बार आपको 5 मिनट 10 मिनट बार बार देखना है हर टॉपिक को। बार बार जितना बार बार देखोगे आप उतना आपके दिमाग के अंदर स्थायी रूप से स्मृति यानी विद्यमान रहेगी, अन्यथा भूल जाओगे आप। एक बार पढ़ लिया, अपने आप में मोतीराम मत समझ लेना कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, हमें याद है, उस पर कोई किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है उस टॉपिक के ऊपर। जब तक आप बार बार यूज नहीं करोगे ना उसके ऊपर, आप रिसर्च नहीं करोगे, तो आपका पढ़ना बेकार रहेगा। तो एक पहली बात तो मैं बताया कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कहां पे हुआ भाई, लखनऊ में हुआ। और लखनऊ नामक स्थान कहां पे पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। इसके अंदर हमने बताया इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए, एक हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद क्या हो गए, समाप्त हो गए। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद की अपन चर्चा करते हैं 1917 1918। 1918 की जब चर्चा करेंगे ना अपन, 1918 की जब चर्चा करेंगे तो 1918 वेरी मोस्ट, 1917 बताएंगे पहले, 1917 के बाद में 18 चालू करेंगे। तो पहली चीज तो ये था कि आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे, आप जितने भी व्यक्तियों को आप शेयर करते हो, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाते हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करते हो, तो मैं आगे ऐसे ही इसी प्रकार आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। और पहली चीज तो ये थी कि आप जितनी बारीकी से जाओगे, मैं यहाँ पे पढ़ाने के वास्ते नहीं आ रहा, मेरा मतलब होता है कि आपको एक किताब का एक मैटर, पूरा आपको मैटर दिया जाए, आपको बार बार किताब पढ़ने का मौका दिया जाए। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप बार बार उन किताबों को पढ़ें और आप एक स्थायी रूप से जॉब की आप यानी आकांक्षा आपकी पूरी हो जाए। ईश्वर से कल्पना यही करता हूं कि आप जो भी एग्जाम में बैठे, आपके सारे क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और फिर आपसे मिलते हैं।